आम्रपाली महारानी को लेकर चिंतित थी, इसलिए तेजी से सरना के साथ उनके कक्ष की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही महारानी के कक्ष के द्वार पे वो लोग पहुंचे, महारानी ने चिल्लाते हुए कहा, वहीं रुक जाओ आम्रपाली। महारानी ने आम्रपाली के दिए हुए उपहार उसी के मुंह पर फेंक दिए और फिर कहा, ये लो तुम्हारे उपहार, हमें नहीं चाहिए। हमने तो तुम्हें अपनी सखी माना था, परंतु तुम क्या ही निकली। तुमने दिखा दिया कि एक नगरवधू सिर्फ अपने जिस्म का सौदा करना जानती है। उसके जीवन में इन रिश्ते नातों की कोई अहमियत नहीं होती। आम्रपाली के पीछे पीछे सरना भी वहां आ गई थी। जब उसने महारानी को आम्रपाली के प्रति खरी खोटी कहते हुए सुना तो उससे रहा नहीं गया और वो बीच में बोल पड़ी, क्षमा कीजिए महारानी, परंतु आप जो कुछ भी कह रही हैं इसमें इनका कोई दोष नहीं है। आम्रपाली को सरना का इस तरह बीच में उसके पक्ष में कहना अच्छा नहीं लगा। नहीं सरना, तुम्हें बीच में आकर कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी महारानी को हमारे ऊपर क्रोध करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि हमसे गलती तो हुई है, इसलिए इन्हें हम पर क्रोध करने दीजिए। तभी महारानी ने क्रोध में जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, हाँ, हम एक ऐसी स्त्री पर अब कभी विश्वास नहीं कर सकते। प्रारंभ में जब ये वैशाली से भागने के बाद वापस आई थी तो हमें लगा कि इन्हें वैशाली की काफी फिक्र है, परंतु अब इनकी ये हरकतें देखकर हमें विश्वास हो गया कि ये भी उन बाकी नगरवधू की तरह ही है, जो भोग विलास और ऐशो आराम के लिए अपने जिस्म का सौदा करती हैं और मर्दों को रिझाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और इन्होंने तो हमारे ही पति पर डोरे डालने की कोशिश की है। नहीं महारानी साहिबा, आप गलत समझ रही हैं। सरना से ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने ही उस नकाबपोश को वहां से जाने दिया था, जिसकी वजह से आम्रपाली ने ये सब किया था। और वो अब तक आम्रपाली को समझ चुकी थी कि वो ऐसी स्त्री नहीं है, इसलिए उसने उन्हें बताने की पूरी कोशिश की, परंतु आम्रपाली ने उसे फिर एक बार रोक दिया और कहा, सरना, तुम यहाँ से जाओ, ये मेरा आदेश है, तुम यहाँ से जाओ। आम्रपाली ने एक आदेश के रूप में उसे वहां से जाने के लिए कह दिया, जिसे सरना टाल ना सकी और मजबूरन उसे वहां से जाना पड़ा। उसके जाते ही रानी का गुस्सा और भी ज्यादा उफान लेने लगा। एक ज्वालामुखी की तरह रानी उस पर बरस पड़ी। वो एक के बाद एक करके आम्रपाली को खरी खोटी सुनाई जा रही थी और आम्रपाली चुपचाप सुन रही थी। महारानी ने तो उसे ये तक कह दिया कि एक वैश्या कभी किसी एक की बनकर नहीं रह सकती, शायद फिर वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। ये सुनकर आम्रपाली का दिल पूरी तरह छलनी हो गया। वो मनी मन अपने बाबा को याद करने लगी। आज समझ में आया कि बाबा और गुरु माँ आखिर क्यों नहीं चाहते थे कि मैं नगरवधू बनूं। एक नगरवधू के बारे में लोगों की क्या सोच है, इस बात का पता आज हमें चल गया। हम चाहे कुछ भी कर ले, परंतु अब हम इस कलंक को अपने माथे से कभी नहीं मिटा पाएंगे। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा कलंक है और इसी के साथ अब हमें जीना होगा। हम जानते हैं कि ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। हमने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा और जब रखा तो हमसे इतना बड़ा अनर्थ हो गया। अपने गुरु माँ को दिए हुए वचन को तोड़ने की सजा है ये, शायद जो ईश्वर ने हमें दी है आज। ये सोचते सोचते उसकी आंखें नम हो गई, परंतु रानी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। रानी ने उसके पास आकर उसे चिल्लाते हुए कहा, अब हम तुम्हें महाराज के पास नहीं जाने देंगे। तुम्हें तुम्हारे इन घिनौने इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी मैं। उधर राजा के कक्ष में जब उस दूत को लाया गया तो राजा उस कक्ष में मौजूद बाकी सभी सभासदों को बाहर जाने के लिए कह देते हैं। उसके बाद उस कक्ष में राजा के अलावा सिर्फ उनके खास मंत्री मौजूद थे, जिनसे राजा अक्सर सभी विषयों पर सलाह मशवरा किया करते थे। और बाकी सबके जाने के बाद राजा ने अपना स्थान ग्रहण किया। उस दूत ने राजा के सामने आते ही झुककर उनका अभिवादन किया और कहा, जय हो वैशाली के महाराज की। राजा ने भी उसके अभिवादन को स्वीकार करते हुए कहा, कहिए आप किसका संदेश लेकर हमारे पास आए हैं? ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं? महाराज, मैं आपके करीबी राज्य के बहुत बड़े व्यापारी सेठ रामदास के दरबार का दूत हूँ। हमारे सेठ ने आपको अपना संदेश देने के लिए भेजा है। जरूर, हम उनका संदेश सुनना चाहते हैं। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि आपके राज्य की नगरवधू की खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ फैले हुए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो उस नगरवधू के साथ रात बिताएं। अभी उस दूत की बात पूरी नहीं हुई थी कि राजा ने सिर्फ आम्रपाली के साथ रात बिताने की बात सुनते ही उसे इनकार कर दिया और कहा, नहीं, यह भी नहीं हो सकता। अब जा सकते हैं यहाँ से। अपने सेठ को हमारा संदेश दे दीजिएगा कि अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता।
राजा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आम्रपाली जब नगरवधु घोषित हुई थी तो उसे ये अधिकार दिया गया था कि वो किसके साथ पहली रात बिताएगी। यह निर्णय सिर्फ नगरवधु का ही होता है और वही कर सकती है। और अभी तक तो आम्रपाली ने इस बारे में कुछ कहा ही नहीं था कि वो कब से ये सब शुरू करने वाली है। राजा को लगा कि अभी जो हालात हैं और जिस तरह से महारानी उनसे नाराज हैं, ये सब नहीं हो सकता। इसलिए राजा ने उसे मना करते हुए कहा, आप अपने सेठ को बता दीजिएगा कि अभी वैशाली की नगरवधु इस कृत्य के लिए तैयार नहीं है। क्षमा कीजिएगा महाराज, परंतु अगर आप हमारी पूरी बात सुनेंगे तो शायद आपके विचार बदल जाएंगे, इसलिए हमें अपनी बात तो पूरी कहने का मौका दीजिए। लेकिन अभी भी राजा उसकी पूरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्हें इस समय सिर्फ एक ही बात की चिंता थी कि महारानी बहुत गुस्से में अपने कक्ष में गई हैं और वो आम्रपाली को गुस्से में कुछ कह ना दे। ये सोचकर वो परेशान हो रहे थे, इसलिए वो उस दूत की बात सुनना ही नहीं चाहते थे। तभी मंत्री ने उनके पास जाकर धीरे से कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, परंतु हमें लगता है कि एक बार इस दूत की बात आपको सुन लेनी चाहिए। शायद हो सकता है कि ये जो कहना चाहता हो वो हमारे राज्य के हित में हो। ये सुनकर राजा को भी लगा कि शायद मंत्री जी सही बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को शांत करते हुए लंबी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, तो बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे सेठ का कहना है कि वो आपके राज्य की नगरवधु के साथ सबसे पहली रात बिताना चाहते हैं, जिसके लिए वो बहुत बड़ी कीमत भी चुकाने को तैयार हैं। ये सुनकर राजा सोच में पड़ गए। तभी मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज इस बारे में सोचिएगा, क्योंकि ये समय हमारे राज्य की सुरक्षा और खजाने को भरने का समय है। हो सकता है इससे हमारे राज्य के खजाने को भरने में मदद मिल सके। मंत्री जी की बात सुनकर राजा के मन में कई सारी बातें एक साथ चलने लगी। अभी आम्रपाली तैयार नहीं थी तो वो बिना उसके निर्णय के कैसे उस दूत को हाँ बोल देते। इसके साथ ही कुछ देर पहले जो घटना घटी थी और मंत्री ने महारानी और उस उपहार के बारे में जो सत्य बताया था, वो भी राजा नहीं भूले थे। वो असमंजस्य की स्थिति में थे कि ऐसे में क्या किया जाए। राजा के चेहरे पर चिंता के भाव देखकर उस दूत ने बीच में ही कहा, महाराज हमारे सेठ के पास इतना धन है कि वो आपके खजाने को पूरा भर सकते हैं, और एक बार उन्हें जो स्त्री पसंद आ जाए वो उसके लिए कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु उनकी एक ही शर्त होती है कि सबसे पहले वो उस स्त्री को छुएंगे। उससे पहले कोई उस स्त्री के स्त्रीत्व को छू नहीं सकता। खजाने वाली बात सुनकर तो राजा और उनके मंत्री के दिमाग में अपने राज्य के खजाने को भरने की बात पहले सामने आई। अगर ऐसा हो गया तो उनका राज्य एक बार फिर से पहले की तरह ताकतवर हो जाएगा। उनकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ये सोचते हुए राजा और मंत्री ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारों में बात की और उस दूत से कुछ विश्राम करने के लिए कहा। उस दौरान राजा और मंत्री ने आपस में बात करना ठीक समझा, जिसमें मंत्री जी ने उन्हें कहा कि महाराज अगर ऐसा करने में हमारे राज्य के खजाने की समस्या हल हो जाती है तो हमें लगता है कि हमें इसके बारे में एक बार विचार विमर्श करना चाहिए। मंत्री जी आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें भी लगता है कि हमारे राज्य की सुरक्षा में भी हमें ये काम आ सकता है, परंतु इसमें भी एक समस्या है। आम्रपाली इस बात के लिए तैयार होंगी या नहीं, हम ये नहीं समझ पा रहे। इसलिए उन्हें मनाना भी हमारे लिए एक समस्या है। पहले ही उस नकाबपोश को इस तरह छोड़ने की बात का पता लगना और अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं। ये कहते हुए राजा सोच में डूब गए। तभी मंत्री जी ने कहा, महाराज उन्हें मनाने का हल हम बाद में ढूंढ लेंगे। अभी हमें लगता है कि हमें इस दूत को इस तरह इनकार करके वापस नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि यदि सेठ हमारे इस खजाने की समस्या को हल कर सकते हैं तो हमें इस पर विचार अवश्य करना चाहिए। मंत्री जी की बातें सुनकर राजा ने कुछ विचार विमर्श किया और कहा, ठीक है मंत्री जी, हमें लगता है कि आप सही बोल रहे हैं और हम इस दूत को इस तरह मना नहीं कर सकते। ये सोचकर राजा और मंत्री जी ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया और दूत से कहा, हमें आपके इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तब तक आप अपने सेठ से कहिएगा कि उन्हें इंतजार करना होगा। इसमें इंतजार कैसा? उस दूत ने पूछा। तभी मंत्री जी ने कहा, अभी हमारे राज्य की नगरवधु के लिए ये पहली बार होगा। इसके लिए हमें इस बात पर विचार विमर्श करना ही होगा कि कौन उसे प्रथम बार स्पर्श करेगा। आपके सेठ के प्रस्ताव को सुनकर हमारे महाराज इस बात पर विचार करना चाहते हैं, परंतु उनका कहना है कि इसकी कीमत वो खुद तय करेंगे। अगर आपके सेठ को ये बात मंजूर हो और वो इंतजार कर सकते हो तो हमारे महाराज इस बात पर जरूर विचार विमर्श करेंगे। उधर महारानी जी जब आम्रपाली पर जोर जोर से चिल्ला रही थी, तभी राजा का एक सैनिक उनके कक्ष के बाहर से गुजर रहा था। जिसने उनके कक्ष से कुछ चिल्लाने की आवाजें सुनी तो
वो वहीं बाहर रुक गया और खड़े होकर जब उसने उनकी बातें सुनी तो उसे एहसास हुआ कि महारानी आम्रपाली पर चिल्ला रही हैं। ये बात तो मुझे तुरंत जाकर महाराज को बतानी होगी, वरना आज न जाने नगरवधु के साथ महारानी क्या ही करेंगी अपने क्रोध में। ये सोचकर वो सैनिक दौड़ता हुआ राजा के कक्ष के बाहर जाकर खड़ा हो गया, जहां दरबान से उसने अंदर जाने की अनुमति मांगी, परंतु उस दरबान ने उसे मना कर दिया। उस सैनिक ने कहा, हमें महाराज को महारानी के बारे में कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है। राजा ने ये कहते हुए उसे सुन लिया और उसने दरबान से कहा, उस सैनिक को अंदर भेज दीजिए। ये सुनकर उस दरबान ने जैसे ही उस सैनिक को अंदर जाने की अनुमति दी, उस सैनिक ने अंदर जाकर राजा से कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा हमें, परंतु ये खबर आप तक पहुंचाना बहुत आवश्यक था। अभी जब मैं महारानी जी के कक्ष के सामने से गुजरा तो हमें वहां पर उनके चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। हमें लगता है कि शायद वो देवी आम्रपाली के ऊपर क्रोध कर रही थी, इसलिए लगा कि आप तक ये खबर आकर देनी चाहिए। ये सुनकर राजा ने आओ देखा ना ताओ और अपने स्थान से तुरंत खड़े हो गए। मंत्री जी, आप इस दूत को वापस भेज दीजिए, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हमें महारानी जी के पास जल्द से जल्द जाना होगा। उधर महारानी और जोर जोर से चिल्लाते हुए आम्रपाली के पास गई और बोली, तुम जैसी स्त्रियां किसी पवित्र रिश्ते के काबिल नहीं होती, इसलिए तो तुम जैसी स्त्रियों के भाग्य में किसी एक का बनकर रहना लिखा ही नहीं। ये बात सुनकर आम्रपाली की आंखों में आंसू आए जा रहे थे। रानी ने कहा, तुम्हारी इस गलती की सजा हम तुम्हें जरूर देंगे। ये कहकर रानी ने उस पर हाथ उठाया ही था कि तभी राजा वहां पहुंच गए। उन्होंने महारानी का हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हुए कहा, महारानी साहिबा रुक जाइए, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती हैं। ये कहकर राजा ने महारानी को आम्रपाली से थोड़ा दूर कर दिया। उधर मंत्री जी ने राजा की आज्ञा अनुसार उस दूत को ये कहकर वापस भेज दिया कि जैसे ही तय हो जाएगा कि कब क्या हो सकता है, हम आपके सेठ को संदेश पहुंचा देंगे और जैसा हमारे महाराज ने कहा है वैसा ही होगा, परंतु तुम्हारे सेठ को तब तक इंतजार करना होगा। ये सेठ रामदास आखिर है कौन? कौन है जो आम्रपाली को पाने के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है? और क्या राजा आम्रपाली को इस बात के लिए मना पाएंगे? क्या रानी आम्रपाली को आसानी से छोड़ देंगी या फिर उसे कोई बड़ी सजा देंगी? ये जानने के लिए सुनते रहिएगा आम्रपाली की कहानी। आम्रपाली।